Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 7th of October 2020, Wednesday. Inspiration of the day is failure doesn't mean that the game is over. It means try again with experience. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Tata's to give wings to crisis hit AirAsia India. In yesterday news, we have already discussed that AirAsia Bharat is going to sell out its 49% into AirAsia India to Tata Sons if Tata Sons agreed. So now experts or the people aware with the matter are saying that Tata Sons will pump up money into its low cost aviation venture, that is AirAsia India, against the inability of Malaysian Airlines, that is AirAsia Berhad joint venture partner, to fund the company. Currently Tata holds 51% of the share in that joint venture and AirAsia Bharat holds the remaining parts. तो इनिशियल स्टेज पर टाटा सन्स डिबेंचर फॉर्म्स में डिबेंचर के रूट से कंपनी को एयर एशिया इंडिया को फंड करेगा, बट दैट डिबेंचर्स विल बी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. वी कॉल देम OCD, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो OCD के फॉर्म में इनिशियली टाटा फंडिंग करेगा कंपनी में. इफ इन फ्यूचर टाटा वॉन्ट्स, टाटा सन्स कैन कन्वर्ट दीज डेट इनटू इक्विटी. And once Tata convert these debentures into equity, this will reduce the stake of AirAsia Berhad, which is looking to exit from this joint venture currently. हालांकि मलेशिया की जो कंपनी एयर एशिया बरहत है वो उसकी जो पेरेंट कंपनी है बेसिकली, जिसका इन्वेस्टमेंट है या जिसका जॉइंट वेंचर है, वो मलेशिया में अपनी जो एविएशन की कंपनी है उसको कंटिन्यू रखेगा एंड विल ट्राई टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक बैक होम इन मलेशिया. बट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सेल आउट और टू एग्जिट फ्रॉम द इंडियन जॉइंट वेंचर इनटू एविएशन इंडस्ट्री. तो अब आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे जो एयर एशिया बरहत का इंडिया में वेंचर है, इन्वेस्टमेंट है विद टाटा सन्स, उसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है. आज मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखेंगे. Currently, in India venture, Tata Sons has invested around 550 crores to OCDs. And there is a meeting, board meeting scheduled this week. In that board meeting, a resolution was passed to invest approximately 300 crore more to OCDs. तो already Tata 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एयर एशिया इंडिया के वेंचर में कर चुका है थ्रू OCD. और इसके अलावा जो भी रिसेंटली बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें इस बात का डिसीजन लिया गया कि 300 करोड़ फर्दर इन्वेस्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ OCD. और जितने ये अमाउंट का OCD फंडिंग करी है टाटा ने, अगर इसको टोटल इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो दिस विल इंक्रीज द स्टेक ऑफ कॉन्ग्लोमरेट अप टू 70% and further reduce the AirAsia Bharat stake to 30% only. तो अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि एयर एशिया भारत पूरी तरीके से इस इंडियन वेंचर से एग्जिट नहीं कर रही, बट भारत के पास अभी भी ये ऑप्शन है कि जो उसके रिमेनिंग शेयर्स हैं उनको वो किसी फंड एजेंसी को सेल आउट कर सकती है. बट देयर इज़ अ नेगोशिएशन गोइंग बिटवीन एयर एशिया भारत एंड टाटा सन्स फॉर फर्दर एक्शंस. तो जैसा कि हम सभी को पता है एविएशन इंडस्ट्री जो है वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक, जिसकी वजह से मलेशिया की जो कंपनी है उसको इंडियन एविएशन में उसका वेंचर प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है. एंड इवन इट इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग द वेरी फास्ट रिकवरी और द रिवाइवल in Indian economy. That is why Malaysian company is not expecting this venture to be profitable in a very near future. So after this pumping or fund pumping by Tata Sons, the airline will soon be inducting 5 new aircrafts. There is a cost restructuring underway and the airline is cutting down its unviable destination flights like Chandigarh to Agartala. तो बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो अनवाइबल हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हैं, तो उन सारे रूट्स को कट डाउन किया जाएगा. कॉस्ट रीस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है, नए कुछ एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू रिवाइव द एयर एशिया इंडिया. ऑल्दो अगर हम हिस्ट्री देखें, ये तो हम कह रहे हैं कोविड-19 की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है, अगर हम हिस्ट्री देखें तो एयर एशिया इंडिया हैज़ नेवर बीन द प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी सिंस इट्स इंसेप्शन.
और ये ग्राफ अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 16 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 20 तक, आप देख सकते हैं एयर एशिया ने लॉस ही इनकर्ड किया है, जिसको देखते हुए जो भारत की या मलेशिया की जो कंपनी है हैज़ नाउ डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम दिस वेंचर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। 16 PLI projects get node in rupees 10.5 trillion electronic push. The center on Tuesday approved 16 proposals from different multinational companies, including makers of Apple devices, under two new flagship schemes. And after the approval of these 16 projects, it is expected that it will bring approximately 11,000 crore additional investment in local electronic manufacturing. And apart from this amount of additional investment, it would imply production worth rupees 10.5 trillion over next 5 upcoming years. And this amount of production and this amount of investment will definitely give a fillip to Narendra Modi's Make in India and Atmanirbhar schemes. And as per the Ministry of Electronic and Information Technology, a total of 6.5 trillion worth of electronic good will be exported by financial year 2025 under the PLI scheme. It means PLI scheme स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। और अगर आपको याद हो तो हमने PLI स्कीम के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है कि कोविड-19 के सिचुएशन में इंडिया ने अपनी PLI स्कीम को मॉडिफाई किया था इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द मोर इन्वेस्टमेंट दैट इज एक्चुअली फ्लोइंग ऑफ फ्रॉम चाइना ड्यू टू द कोविड-19 रिलेटेड इशूज़। तो इंडिया ने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी टैप करने की कोशिश करी थी, और हम ये कह सकते हैं अगर अमाउंट का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है तो अप टू द एक्सटेंट इंडिया इज़ successful in tapping the investment that is actually flowing out of China. तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का कहना है कि PLI स्कीम के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान के तहत जितने भी इन्वेस्टमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले 5 सालों तक इंडिया 6.5 ट्रिलियन वर्थ रुपीज़ का इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट करेगा। स्टूडेंट माइंड द वर्ड हियर, एक्सपोर्ट नॉट इम्पोर्ट। इट मीन्स इंडिया विल इमर्ज इटसेल्फ एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, स्पेशली इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम जो थी PLI स्कीम थी बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर स्पेशली इन केस ऑफ मोबाइल फोन्स उनका उस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत तरीके से मॉडिफाई किया गया था। हम ये कह सकते हैं जो टारगेट इन्वेस्टमेंट था दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। And as a part of newly introduced PLI scheme, the 5 applications has been approved from international electronic manufacturing majors, जिसमें जो Foxconn, Wistron, Pegatron, एप्पल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके नाम हैं, सैमसंग, राइजिंग स्टार्स जैसी कंपनीज ने PLI स्कीम के तहत एप्लीकेशन दिए हैं। दीज प्रपोजल्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रांसलेट इनटू प्रोडक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मोबाइल फोन्स प्राइस्ड ओवर 15,000. Apart from the foreign companies, 5 proposals from Indian manufacturers have also been cleared. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस PLI स्कीम में फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन कंपनीज ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इंडियन कंपनीज का भी पार्टिसिपेशन अलाउ था और इंडियन कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया भी। इंडियन कंपनीज अगर हम नाम लें तो माइक्रोमैक्स, लावा, ऑप्टिमस जैसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज थी उनके भी प्रपोजल अंडर दिस न्यू PLI स्कीम अप्रूव हुए हैं। और इन 5 जो इंडियन कंपनीज का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, प्रपोजल अप्रूव हुआ है, these 5 are estimated to have a potential to manufacture approximately 1.25 trillion worth of handsets in upcoming 5 years. तो जो 5 फॉरेन कंपनीज का प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 ट्रिलियन वर्थ के मोबाइल फ़ोन्स प्रोड्यूस करेंगे आगे आने वाले 5 सालों में। इंडियन कंपनीज 1.25 ट्रिलियन वर्थ के हैंडसेट्स प्रोड्यूस करेंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज कंपनीज, proposal from AT&T, Ascent Circuits, Visicon, Sahasra have got the go-ahead note. And all these firms are actually expected to manufacture electronic components worth rupees 15,000 crore in the country into upcoming year.
तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो नई PLI स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट करी थी स्पेशली टू टारगेट द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, उसमें गवर्नमेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि जो नई PLI स्कीम थी उसमें बहुत सारे कंटेंशियस इश्यूज भी थे। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड कि कंपनीज ने कुछ इश्यूज रेज किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि चाइना से रिलोकेट हो रहा है उसको फ्रेश इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाए और उसको PLI स्कीम के तहत एग्जम्पशन मिले। बट गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो शिफ्टिंग हो रही है वो ओल्ड मशीनरी की जो शिफ्टिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जो शिफ्टिंग हो रही है चाइना से इंडिया में, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर PLI स्कीम। तो उसको लेकर के भी काफ़ी सारे कंटेंशियस इश्यूज या टशल्स अराइज हुए थे। ऑल्दो government has resolved all those issues and number of companies, whether it is an international or Indian companies, are actually investing under this PLI scheme. तो ये जो PLI स्कीम है इसके तहत जो भी इन्वेस्टमेंट होगा स्पेशली इन केस ऑफ डिजिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इससे इंडिया एज एक्सपोर्ट हब तो बनेगा ही बनेगा। ऑन द अदर हैंड दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट विल गिव बूस्ट टू द इंडियाज डिजिटल ड्राइव। जो इंडिया का डिजिटल मिशन है कि हमारी स्मार्ट सिटीज़ हो गए या अदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उनके डेवलपमेंट में भी ये इन्वेस्टमेंट बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होगा। एंड दिस इज़ द डेटा about the digital drive that approximately 10.5 trillion estimated worth of electronic production will happen into next 5 years, especially in India. Worth rupees 9 trillion mobile phone production will be going to happen in upcoming next year. Rupees 6.5 trillion electronic goods likely to be exported in this period only. And apart from all that, 11,000 crore additional investment is expected under this PLI scheme, and all these investment may leads to generation of huge amount of employment opportunities by firm into upcoming next 5 year। और ऐसा कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी अगर इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द PLI स्कीम, हमने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है इनिशियली। अगर आप जाएँ तो मई जून के लेक्चर्स में वी हैव डिस्कस नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट इज़ PLI स्कीम। And if in a nutshell, basically PLI scheme extend the 4 to 6% incentive on incremental sales of goods under target segment that are manufactured in India to eligible companies for the period of 5 years subsequent to the base year, and base year is financial year 20। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। SEBI seeks to shield small investors from AT1 bond। So the Security and Exchange Board of India on Tuesday took step to restrict the retail investors' participation in additional Tier 1 bonds instruments which were in news amid trouble in private sector lenders, that is Yes Bank। तो क्यों से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 80 बॉन्ड्स में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पार्टिसिपेशन के नॉर्म्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है? बेसिकली इसके लिए इस न्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ये जानना पड़ेगा ये एडिशनल टीयर 1 या 80 बॉन्ड्स क्या होते हैं एंड वाई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑलवेज हैव अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन 81 और एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। बेसिकली 80 बॉन्ड्स या जो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स होते हैं दे आर इशू बाय बैंक इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कैपिटल बेस। जब बैंक के पास इनफ कैपिटल नहीं होता, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कैपिटल बेस, जो लेंडर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे इशू द 80 बॉन्ड्स। और 80 बॉन्ड्स को बहुत अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, इस तरह के भी नाम्स आप 80 बॉन्ड्स के लिए सुनेंगे। नाम से क्या लग रहा है? परपेचुअल। 80 बॉन्ड्स जो होते हैं इनको हम कह सकते हैं ये परपेचुअल शेयर्स होते हैं या परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। 81 बॉन्ड्स, 80 स्टैंड फॉर एडिशनल टीयर 1। And whenever any financial institution wants to issue 81 bonds, the minimum allotment and the trading lot size shall be 1 crore। Means 1 crore से नीचे के 80 tier bond issue नहीं किए जा सकते as per the new norms of SEBI और Security and Exchange Board of India।
Basically 81 bonds या additional tier 1 bonds are like any other bonds issued by banks and companies which pay a fixed rate of interest at a regular interval. Usually these bonds pay a slightly higher rate of interest compared to the similar non perpetuable bond. जो कि non perpetual bonds होते हैं जिनको हम simple bond के फॉर्म में ही जानते हैं, उनके कंपैरिजन में 81 एडिशनल टियर 1 जो बॉन्ड होते हैं उनमें रिटर्न ज़्यादा होता है. अगर रिटर्न ज़्यादा होता है तो सीधी सी बात है, इफ द रिटर्न इज मोर डेफिनेटली देयर विल बी मोर रिस्क. And what is the risk associated with 81 bonds? That under 81 bonds, the issuing bank has no obligation to pay back the principal to investors. तो अगर बैंक चाहे तो वो 80 बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट पे करने से मना कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को. That is why high amount of risk is always associated with additional tier 1 bonds. और इसी हाई अमाउंट ऑफ रिस्क की वजह से इनका रिटर्न नॉर्मल बॉन्ड जो नॉन परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. बैंक्स के पास जब पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, दे सिंपली इशू द 80 बॉन्ड, बट उसमें क्लियर लिखा होता है अगर बैंक को लगता है इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, बैंक इज़ नॉट एबल टू पे द 80 बॉन्ड्स, बैंक 80 बॉन्ड का प्रिंसिपल नहीं पे करेगा. और इसमें कॉल बैक ऑप्शंस होता है, जब बैंक चाहेगा तब अपने 80 बॉन्ड्स को कॉल बैक कर सकता है, उनको उसका पैसा इन्वेस्टर्स को वापस कर सकता है. जनरली इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता. तो जाहिर सी बात है इट्स अ वेरी रिस्की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. इसी रिस्क को देखते हुए रिसेंटली जो यस बैंक का केस हुआ था, उस केस को देखते हुए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अब इन बॉन्ड्स में इतना ईजिली इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे जितना ईजिली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर पाएंगे. सेबी का सीधा सा कहना ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो टियर 1 बॉन्ड से या एडिशनल टियर 1 बॉन्ड से जो रिस्क एसोसिएट होते हैं उनको प्रॉपरली समझने में कैपेबल नहीं होते. उनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग आप ये कह सकते हैं इतनी अच्छी नहीं होती हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की. वो 80 बॉन्ड से जो रिस्क एसोसिएट्स है उसे कैलकुलेशंस या उसे आने वाले रिटर्न को उतने अच्छे से समझ पाए, जिसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं. Their interest can be compromised into financial market. That is why Security and Exchange Board of India, in order to protect the interest of retail investors, have restricted the participation of रिटेल इन्वेस्टर्स इनटू 81 bonds. तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? इन अ सर्कुलर मार्केट रेगुलेटर सेड दैट 81 बॉन्ड मस्ट बी डन कंपल्सरली ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 81 बॉन्ड इशू किए जाएंगे. More importantly, issuer and the stock exchange have to ensure that the only qualified investors or institutional buyers, it means QIB, qualified institutional buyers, are issued these bonds. तो ये काम इशूर और स्टॉक एक्सचेंज का होगा कि इस बात को वो इंश्योर करें कि जो भी 81 बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं फाइनेंशियल एंटिटीज़ के द्वारा वो केवल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ही इशू किए जाएं. रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स में. और जो मिनिमम अलॉटमेंट सेट किया है अभी सेबी ने, दैट इज़ 1 करोड़ रुपीज़. 1 करोड़ रुपीज़ से नीचे के 80 बॉन्ड्स इशू नहीं किए जा सकते. तो ये कुछ मिनिमम आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट लगा दी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स. तो जैसा कि हमने देखा क्या 80 बॉन्ड्स होते हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, कोई मैच्योरिटी पीरियड, फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता. कॉल ऑप्शन होता है, जब बैंक चाहते हैं तब कॉल करते हैं उस पर्टिकुलर 80 बॉन्ड्स के रिम्बर्समेंट के लिए. मैक्सिमम जो एवरेज टाइम होता है वो 5 साल का होता है कि 5 साल बाद ही बैंक 80 बॉन्ड्स को रिम्बर्स करेंगे. हायर रिटर्न होता है. क्यों हायर रिटर्न होता है? सीधा सा रीज़न, हायर रिस्क एसोसिएट होता है. क्या रिस्क एसोसिएट होता है? बैंक मना कर सकते हैं कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, वी आर नॉट एबल टू पे फॉर दीज 80 बॉन्ड्स और रीपे योर प्रिंसिपल. So that is why there is a high amount of risk associated with these 80 bonds. Generally, they offer yield of over 200 BPS over normal bonds because of the higher amount of risk associated with these additional tier 1 bonds. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6. इन हाईवे सेक्टर इंस्टीट्यूशनल मनी ओवरटेक्स प्रमोटर्स. Private equity funded Cube Highways closed 2 roads deal in the past
month, both bought from promoter driven and listed entities. तो हाईवे सेक्टर में कुछ एक डिफरेंट सा पैटर्न देखा जा रहा है जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल मनी है दैट इज़ एक्चुअली ओवरटेकन बाय द प्रमोटर्स. जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं दे आर एक्चुअली फंडिंग द कंपनीज एंड ओवरटेकिंग ऑल द project. Interest from PE, sovereign and pension fund has institutionalized India's road sector more than ever before. Historically क्या होता था? Historically domestic companies have been keener on return from the construction of infrastructure including roads than from operating those assets. But in current scenario, institutional investor with the interest in long-term stable return and access to cheaper capital make for the right fit. And recently, Cube Highway has acquired one asset each from Hindustan Construction Company and KNR Construction, and both are listed entity so far in financial year 2020. और जो टॉप मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि जो रियलिटी डेवलपर्स हैं दे आर नॉट अर्निंग द एनफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन ऑपरेशनल असेट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एक्चुअली सेलिंग इट ऑफ. As per the ICRA, top 5 tolling companies are L&T Infrastructure Development Project, PNC Infratech, IRB Infrastructure and Developers, Ashoka Buildcons and Sadbhav Engineering are into this trend. 3 of these companies have either invested by private equity or pension sovereign funds or hold assets into InvITs. InvIT stand for Infrastructure Investment Trust. तो अगर हम इन 5 कंपनीज़ का डेटा देखें तो हम देख सकते हैं ऑल्दो इसको बहुत ज़्यादा याद करने की रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है. बस इतना सा आपको ट्रेंड जानना है कि हाईवे सेक्टर में जो इंस्टीट्यूशनल मनी है दैट इज़ एक्चुअली ओवरटेकिंग द प्रमोटर्स इंटरेस्ट. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 7. Amid voting demand, government says borrowing not under GST Council. स्टेट्स गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर के जो जितना भी टशल चल रहा है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है क्योंकि कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है. अब रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि बोरोइंग का जो ऑप्शन है वो जीएसटी में या जीएसटी काउंसिल के एक्ट जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं लॉ है उसमें अवेलेबल नहीं है. So, amid the demand for division of votes in Goods and Services Tax Council on the issue of mechanism to compensate state, sources in union government have said voting can happen only on that matters that are under actually the council's jurisdiction. और काउंसिल के जुरिडिक्शन में बोरोइंग का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है. जब बोरोइंग का ऑप्शन है ही नहीं, रूल्स रेगुलेशंस में लिखा ही नहीं है कि देयर कुड बी द बोरोइंग और जीएसटी काउंसिल कैन गो फॉर बोरोइंग्स, then how the voting is possible on these borrowing solution. The council had jurisdiction to extend the levy of compensation cess to make up the shortfall in the compensation requirement of states and collection from cess. तो जो कॉम्पनसेशन का जो लॉ है, जो कॉम्पनसेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको लेकर के जीएसटी काउंसिल के जुरिडिक्शन में केवल इतना ही है कि वो सेस के कॉम्पनसेशन को सेस को उसको बढ़ा सके, उसको इंक्रीज कर सके या डिक्रीज कर सके और उसको लेवी कर सके इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द शॉर्टफॉल ऑफ द स्टेट्स और यूटीज. बोरोइंग का ऑप्शन कहीं भी अवेलेबल नहीं है. तो इसको लेकर के जो इशू चल रहा है स्टेट्स गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कि जीएसटी काउंसिल को बोरोइंग पर जाना चाहिए क्योंकि स्टेट्स जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट के दिए दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया है. 1.35 ट्रिलियन की जो बोरोइंग के लिए ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट ने और 1+ लाख्स की जो बोरोइंग्स थी उसके लिए जो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया था. कुछ स्टेट्स ने, हालांकि जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उन्होंने ऑप्शन 1 ऑप्ट किया था, लेकिन मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उन्होंने दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया था. दे वर लुकिंग फॉरवर्ड द थर्ड ऑप्शन और उनका ये कहना था कि जीएसटी काउंसिल खुद बोरो करे और उनको मनी डिसबर्स करे. तो यूनियन गवर्नमेंट का इसमें ये कहना है कि जीएसटी काउंसिल के जुरिडिक्शन में बोरोइंग का ऑप्शन है ही नहीं. देयर इज नो प्रोविजन ऑफ बोरोइंग अंडर जीएसटी काउंसिल जुरिडिक्शन. देन हाउ वोटिंग कैन बी डन ऑन दिस पर्टिकुलर borrowing option? It has done that. Now the ball is in the court of individual state, not on the GST council as per the source. एंड रिसेंटली जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे जो हमने कल भी डिस्कस किए गए थे. एक जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन था वो ये था कि काउंसिल ने जो सेस इम्पोजिशन था, जो सेस लेवी करती थी काउंसिल, उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया जाता है. तो अभी की सिचुएशन को देखते हुए
वो सेस का जो इम्पोजिशन था, सेस कलेक्शन था, उसको एक्सटेंड कर दिया है जून 30 फाइनेंशियल ईयर 2022 तक। तो जो सेस कलेक्शन था, जो सेस इम्पोजिशन था, जो खत्म होने वाला था रिसेंटली, उसको एक्सटेंड कर दिया गया इन ऑर्डर टू सीइंग द शॉर्टफॉल इनटू द रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स एज वेल एज सेंटर। और अगर हम स्टेट वाइज बोरोइंग देखें, स्टेट्स आर एक्चुअली रिजॉर्टिंग टू हायर मार्केट बोरोइंग्स एमिड द रेवेन्यू स्ट्रेस। तो स्टेट्स का ये कहना है कि हम ऑलरेडी कोविड-19 की सिचुएशन में इतनी बोरोइंग्स कर रहे हैं, और अगर हम जीएसटी के लिए भी बोरोइंग्स पर जाएंगे तो इट विल बी द ह्यूज बर्डन ऑन स्टेट गवर्नमेंट, और उनके फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा जंप किया है इस कोविड-19 सिचुएशन में फॉर देयर बोरोइंग्स। ऑल्दो इंक्रीज तो अप्रॉक्सीमेटली हर गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, सब ने कुछ ना कुछ बोरोइंग्स करी हैं। बट कर्नाटका, महाराष्ट्र में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है फॉर बोरोइंग्स। ऑल्दो उत्तर प्रदेश और पंजाब ने पिछले साल के कंपैरिजन में कम बोरोइंग तो इन्होंने भी करी है, बट इफ़ वी कंपेयर द डेटा वी कैन ईजली सी दैट पंजाब गवर्नमेंट एज वेल एज द यूपी गवर्नमेंट हैज़ borrowed less in comparison to the previous year same period। तो पंजाब -8 और यूपी -25% से इन्होंने अपनी बोरोइंग को डिक्रीज किया है। अपार्ट फ्रॉम पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, other rest states government have increased their borrowing in comparison to the previous year। और इसको देखते हुए ही states government का ये कहना है कि we are already suffering from the huge burden, then again going for borrowings, whether it is from RBI or from the market borrowing, it is going to increase the pressure on public exchequer। इसको लेकर के बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दैट यू कैन गो विद all these opinion once, no need to muck up all these things। अब देख लेते हैं some other news clips। New look MPC में maintain pause। As we all know, the government has finally appointed the 3 external members of Monetary Policy Committee on Monday night, and RBI too have declared or announced that the panel is going to hold the meeting from Wednesday to Friday in order to arrive the policy decision। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली जो MPC की मीटिंग होनी थी वो सस्पेंड कर दी गई थी बिकॉज ऑफ दिस इशू ओनली, क्योंकि जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर्स थे वो नहीं थे MPC में, जो ऑलरेडी थे उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, नए मेंबर्स गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किए थे, जिसको लेकर के जो कोरम था MPC का वो पूरा नहीं हो रहा था, इसीलिए MPC की मीटिंग को होल्ड कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। अब चूंकि गवर्नमेंट ने मेंबर्स अपॉइंट कर दिए हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं? जयनाथ वर्मा, ही इज़ द प्रोफेसर ऑफ IIMA दैट इज़ अहमदाबाद। आशिमा गोयल, फॉर्मर मेंबर PM EAC, एंड शशांक भिंडे, सीनियर एडवाइज़र NCAER। तो ये 3 मेंबर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं और 3 मेंबर MPC में होते हैं। 6 मेंबर की कमेटी होती है, 75% से वोटिंग होती है। जो RBI का गवर्नर होता है उसके पास कास्टिंग वोटिंग राइट्स होते हैं। तो फाइनली MPC meeting is going to be held from Wednesday to Friday, and the experts are saying that the committee decisions will be to maintain the current situation। There will be no drastic change into any policy rate as per the experts। अब क्या डिसीजन होता है ये आगे देखने वाली बात है, जब मीटिंग के प्रोसीडिंग्स या मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज होंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IT peers unlikely to follow TCS बाईबैक मूव। कल हमने डिस्कस किया था कि TCS 10 ने अपना वैल्यूएशन 10 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया था और IBM को क्रॉस करते हुए सेकंड पोजीशन में आ गए थे, जिसके बाद TCS ने बाईबैक के लिए मूव किया था, जो उसके शेयर से उनको बाईबैक करना चाह रही थी या बाईबैक का ऑप्शन ऑप्ट किया था TCS ने। और TCS के मूव के बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो IT peers हैं TCS के, दे कैन ऑल्सो गो फॉर बाईबैक ऑप्शन, बट नाउ एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट even though the industry bellwether Tata Consultancy Services may considering the buyback of shares, other leading information technology services players are unlikely to follow this suit into this gesture। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में TCS जा सकती है, अगर TCS जा रही है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन करना है कि TCS को फॉलो करते हुए जो अदर IT फर्म्स जो पीयर फर्म्स हैं TCS की, वो भी शेयर बाईबैक ऑप्शन में जाएंगी, तो ऐसा नहीं है।
According to the industry expert, a buyback of shares by other Indian IT services companies does not look attractive at this point, especially when they are considering conserving the cash or making prudent inorganic play during this challenging business environment. तो कोविड-19 के सिचुएशन में TCS में go for buyback option because of the highest valuation of the company. But number of other IT companies or peer companies are highly likely to go for buyback options, क्योंकि इस कोविड-19 की सिचुएशन में जब कंपनीज कैश को कंजर्व करने की बात कर रही हैं तो वो उस केस में शेयर्स के बायबैक ऑप्शंस पर नहीं जाएंगी. हालांकि TCS में भी अभी इसका डिसीजन हुआ नहीं है. द प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन. जो वेडनेसडे को आज मीटिंग होनी है उसमें डिसीजन होगा वेदर TCS विल एक्चुअली गो फॉर बायबैक ऑप्शंस और नॉट. अब देख लेते हैं some other news clips. Reliance Retail get another check. So Reliance Industry on Tuesday said that Abu Dhabi Investment Authority would invest approximately 5,512.5 crore in subsidiary Reliance Retail Venture for 1.2% stake. तो ये एक अदर इन्वेस्टमेंट आया है रिसेंटली रिलायंस रिटेल में, जिसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस रिटेल वेंचर में फॉर स्टेक ऑफ 1.2%. दिस इज द 8th डील टू बी अनाउंस्ड बाय मुकेश अंबानी लेड firm in last 4 weeks and stepping up its stake sale process that has seen marquee investors back to the firm so far. So the valuation of the company, however, remains the same, that is 1.2 trillion. ये 8वां इन्वेस्टमेंट है रिलायंस रिटेल में इन लास्ट 4 वीक्स. और अगर आप देखें तो वही सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं मैक्सिमम जिन्होंने ऑलरेडी रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर रखा है. आज की न्यूज़ ऑफ द डे, सेबी सीक्स टू शील्ड स्मॉल इन्वेस्टर्स फ्रॉम 81 bonds. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also join me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. The link of all these has been given on description box. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.